प्रधानमंत्री जी, चुनाव 5 राज्यों में है। अब पंजाब की बात करती हूँ तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो अपना एलाई खोया है पंजाब में, उसकी वजह से मतलब तीसरी पार्टी आ रही है शायद पंजाब में पहली बार, पर बीजेपी कभी अपना रूट्स बना नहीं सकी उस राज्य में। क्या आप इसको एक राजनीतिक विफलता मानते हैं? मैं समझता हूं कि मेरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं ने उस समय जो नीतियां बनाई, जो रणनीतियां बनाई, वो उस समय के लिए बहुत अनिवार्य थी और उसके कारण पंजाब की एकता, पंजाब के अंदर फिर से एक बार शांति का माहौल बने, पंजाब खून खराबे से बाहर निकले। और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय पंजाब का हित सुप्रीम माना और उसने राजनीतिक जो भी कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता थी किया। वो बहुत जरूरी था, इसलिए किया। हम पंजाब को खून खराबे से बाहर निकालना चाहते थे, हम पंजाब को शांति देना चाहते थे और उसके लिए अगर बीजेपी का नुकसान होता है तो होने देंगे, ये हमने होने दिया। बीजेपी तब भी पनप सकती थी, लेकिन हमारे लिए जरूरी था कि हम उस रास्ते पर चले जिसके कारण हम यहाँ पर सुख शांति का माहौल बनाने में हम बहुत बड़ा पॉजिटिव योगदान दे सके, और वो हमने किया और पंजाब को बाहर निकालना में उस संकट से बाहर आए। जहां तक राजनीति का सवाल है, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक विश्वसनीय पार्टी के रूप में पंजाब में उभरी है। आपने देखा होगा, बहुत बड़े वरिष्ठ लोग, समाज जीवन के वरिष्ठ लोग, जिनका राजनीति से लेना देना नहीं थे, वैसे बहुत बड़ी मात्रा में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। फिर जो राजनीति के बहुत बड़े महारथी हैं, ऐसे लोगों ने भी अपने पुराने दल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी, टिकट दे या ना दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पंजाब के स्थिरता के लिए, पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की शांति के लिए बहुत जरूरी है और इसलिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का शासन बनना चाहिए। आज पंजाब से आवाज उठी है और इसलिए है हम आगे बढ़े हैं। आज 2 दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन साहब और ढींडसा साहब बहुत पुराने लोग हैं जो राजनीति के वहाँ महारथी रहे, 3-3 दशक तक, जिन्होंने वहाँ की राजनीति को दिशा दी है। ये लोग आज भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं और इसलिए मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पहले की तुलना में बहुत ही यशस्वी होगी। पंजाब के लोगों के जो एस्पिरेशंस, कई कारणों से हमने भी शायद कॉम्प्रोमाइज कर करके अपनी पार्टी का नुकसान किया, हो सकता है कुछ लोगों का भी हुआ होगा, लेकिन अब जब हम खुल करके आए हैं तो उनका भी हौसला बुलंद हो गया। जो लोग दबे हुए रहे थे वो भी खुल करके हमारे साथ आए हैं। हमने किसान को डायरेक्ट बेनिफिट के लिए हम अड़े रहे, हमने कैप्टन साहब को समझाया, कैप्टन साहब हमारे साथ थे, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, सहमत हुए और किसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने किया पंजाब में उसकी खेत की। तो मैं 1000 से ज्यादा वीडियो निकली है, 1000 से ज्यादा सोशल मीडिया में, 1-1 मिनट की वीडियो में देख रहा था। मैंने भी कभी 10-12 तो देखी होगी। किसान कह रहा है कि मेरा खेत तो उतना ही है, मेरी फसल वही है जो मेरे 20-25-30 साल से हम कर रहे हैं, पैदावार भी उतनी है, लेकिन मेरे घर में इतने रुपये पहले कभी नहीं आए जितने मोदी जी की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का निर्णय किया और किसान को जो माल है उसका पैसा सीधा बैंक में खाते में उसके जाएगा। तो सारे बिचौलिए गए, कट जो होता था वो गया और मुझे मेरा पूरा पैसा मिला। ये छोटा किसान आज भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार कर रहा है। जी, आप जब गए थे पंजाब तो आपका काफिला ब्रिज पे अटक गया था और आपने किसी ऑफिशियल को कहा कि आपने चीफ मिनिस्टर को कही है मैं जिंदा वापस जा रहा हूँ। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन उस वक्त आपको कैसे महसूस हुआ था, क्योंकि आप पंजाब से पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं? मैं इस पूरे नॉर्थ से पार्ट से मेरा बहुत निकट नाता रहा है। मैं पंजाब में बहुत रहा हूँ, मैं पंजाब की मेरा बड़ा नाता रहा है। मैं मेरी पार्टी का काम वहाँ करता था। मैं पंजाब के लोगों की जो वीरता है ना, मैंने देखी है। पंजाब के लोगों के दिल को मैं जानता हूँ। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं अपनी पार्टी का काम करता था, उस समय तो ये आतंकवाद बड़ी
एकदम हालत बड़ी ख़राब थी। शाम के बाद कोई निकल नहीं पाता था। और मैं शायद मोगा में था या तरन तारण में था, मुझे याद नहीं है आज। और मुझे अगले स्टेशन पे जाना था, लेकिन कार्यक्रम के कारण देर हो गई। मैं और मेरे ड्राइवर दो ही थे, हम निकले। और दुर्भाग्य से हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में। तो हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही थी। तो उस समय एक पुरानी एम्बेसडर मेरे पास थी। धक्के भी लगाए, कोशिश की। तो खेत में 2-3 लोग थे, सरदार थे, वो दौड़ते हुए आए। उन्होंने भी धक्के लगाने में मदद की, लेकिन गाड़ी नहीं चली। फिर हमने कहा भाई नज़दीक से हमें कोई मैकेनिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साहब यहाँ तो अभी तो कोई मिलेगा नहीं, बहुत दूर दूर है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखो भाई, तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात करो। मैंने कहा क्या? बोले तुम गाड़ी यहाँ छोड़ दो, तुम और तुम्हारा ड्राइवर खेत में हमारे साथ चलो, हमारी वहाँ झोपड़ी है, वहीं खाना खा लो और रात को रुक जाओ। सरदार परिवार जिस प्रकार से उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने कहा भाई कुछ भी हो तुम सुबह जाना, अब यहीं रुक जाओ। बाद में उनको पता चला मैं तो भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। वो कहा ठीक है भाई, तुम भाजपा के हो, कुछ भी हो, तुम आज रात मेरे यहाँ रुको। मैं हैरान हूँ जी, खेत में उन्होंने अपनी जो छोटी सी जगह होती है उसमें रखा, मेरा खान पान की व्यवस्था की। और सुबह उनका बेटा जाकर के एक मैकेनिक को ले आया, गाड़ी ठीक की। और मैंने पंजाब का ये दिल देखा है जी। इन सरदारों के भावों को जानता हूँ मैं इतने। और मेरे तो गुजरात में, मेरे कच्छ में अंदर इतने मेरे परिवार हैं सरदार। मैंने जब लखपत में गुरुद्वारा का भूकंप में नुकसान हुआ था, मैं वहाँ गया देखने के लिए, मुझे बड़ा दर्द हुआ। तो मैं ऐसे ऐसे कारीगरों को लाया राजस्थान वगैरह बाहर से, कि वैसा ही मुझे गुरुद्वारा बना के दो जो गुरु नानक देव जी के जहाँ चरण पड़े थे। बनाया दोबारा। आज कच्छ के अंदर जो हमारे सरदार परिवार हैं, बहुत बड़ी मात्रा में है, खेती करते हैं। जब वो इसका बात का वर्णन, उनकी आंखों में से आंसू आ जाता है जी। और मैं अभी कुछ दिन पहले भी एक वर्चुअल मीटिंग में मैंने उस गुरुद्वारा में सबसे बात की। मेरा इतना लगाव रहा है जी। आपने देखा होगा, एक किताब है पढ़ने जैसी है सरकार की, शायद अंग्रेजों के ज़माने में जी भी सिख कौम के लिए नहीं हुआ है। अंग्रेजों के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में तो हुआ ही नहीं है। ऐसे अनेक काम मैंने देश के कल्याण के लिए, हमारे सिख भाइयों की वीरता का सम्मान करने के लिए किए हैं। और मुझे गर्व है। चुनाव की जगह पर है, लेकिन मैं मानता हूँ ये मेरे देश के वीर जवान हैं, मेरे देश के सच्चे किसान हैं। उनके कल्याण के लिए मैं जितना कर सकूँगा मैं करता रहूँगा। तो क्या उस दिन आपको ऐसे लगा कि ये राजनीतिक आंदोलन था, इसलिए ऐसे हुआ? ऐसा है कि इस विषय में मैंने पूरी तरह मौन रखा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसको गंभीरतापूर्वक इस बात को देख रही है। मेरा कोई भी वाक्य पूरी जो चल रहा है उस पर प्रभाव पैदा करे, यह उचित नहीं है। जो भी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच कमेटी निकालेगी, जो सत्य होगा देश के सामने आएगा, और हमें तब तक इंतजार करना चाहिए।